दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, कई बार ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहां दांत को बचाने का कोई विकल्प नहीं रह जाता और दांत को निकालना पड़ जाता है या दांत को उखड़वाना पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में मरीजों के मन में एक दुविधा उत्पन्न हो जाती है कि दांत निकलवाने के बाद या दांत निकालते समय दर्द तो नहीं होगा। हालांकि डेंटिस्ट के ये समझाने के बाद कि एनेस्थीसिया देने के बाद या सुन करने के बाद ही वो दांत निकाला जाएगा, वहाँ तो उनकी दुविधा ये दूर हो जाती है। इसके बावजूद कई तरीके के प्रश्न होते हैं जो उनके मन में घूम रहे होते हैं, जैसे दांत निकलवाने के बाद कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होंगी, क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। इस तरीके के प्रश्न उनके मन में घूमते रहते हैं। हालांकि डेंटिस्ट दांत निकालने के बाद कई आवश्यक रूप से निर्देश देता है जिसे पालन करना होता है ताकि आपके घाव जल्दी भर जाएं और आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। फिर भी कई मरीज कुछ पॉइंट्स मिस कर जाते हैं या उनके ध्यान से उतर जाता है या उनके समझ में नहीं आता। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दांत निकलवाने के बाद कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होती हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, उसके पीछे के कारण को मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। मैं हूं डॉक्टर इंद्र प्रभाकर और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर आईपी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि किसी भी घाव की हीलिंग होती कैसे है। तो जब भी कोई दांत निकाला जाता है तो उस जगह पर उसके नीचे बोन में इस तरीके का गड्ढा बन जाता है जिसे एक्सट्रैक्शन सॉकेट बोलते हैं। और इस सॉकेट में खून का थक्का बनना या ब्लड क्लॉट का जमना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसी ब्लड क्लॉट के जरिए, खून के थक्के के जरिए उस एक्सट्रैक्शन सॉकेट की हीलिंग होती है या वो घाव भरता है। अब किसी भी कारणवश अगर ये क्लॉट ना बन पाए, खून का थक्का ना जमने पाए या निकल जाए या उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो उस एक्सट्रैक्शन सॉकेट की हीलिंग डिले हो जाती है या उसकी हीलिंग में दिक्कतें होने लगती है। इस कंडीशन को ड्राई सॉकेट बोलते हैं। अब ड्राई सॉकेट के बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखें। मेरा नेक्स्ट वीडियो ड्राई सॉकेट पर ही आने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग आज के टॉपिक पर कंसंट्रेट करते हैं। तो आते हैं सबसे पहले पॉइंट पर। तो सबसे पहला पॉइंट है, जब भी डेंटिस्ट दांत निकालता है तो उस जगह पर रुई का या कॉटन का या गॉज का एक पैक दे देता है जिसे 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक दबाए रखने के लिए बोला जाता है। इस बीच आपको ना बोलना होता है, ना थूकना होता है। जो भी थूक आए, खून आए या सलाइवा आए, लार बने, उसे अंदर निकल जाना होता है। अब थूकने के लिए इसलिए मना किया जाता है क्योंकि थूकने से जो खून का थक्का है वो बन नहीं पाता और ब्लीडिंग होती रहती है। या फिर खून का थक्का अगर बन भी गया तो उसके डिसलॉज होने के चांसेस रहते हैं। और आपको बोलने के लिए भी इसलिए मना किया जाता है क्योंकि बोलने से जो कॉटन या पैक दिया रहता है उस पर जो लगातार दबाव पड़ना चाहिए वो नहीं बन पाता, तो एक अच्छा क्लॉट नहीं बन पाता है। तो इसलिए बोलने से और थूकने से मना किया जाता है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि दांत निकालने के बाद और पैक देने के बाद डेंटिस्ट आपको बर्फ की सेकाई करने के लिए बोलते हैं। अब ये बर्फ की सेकाई किस तरीके से करना होता है कि कुछ आइस क्यूब्स को पॉलीथीन में रख करके, पॉली बैग में रख करके या ग्लव्स में रख करके या रुमाल में या किसी गमछे में, किसी कपड़े में लपेट करके उसको 5 सेकंड तक रखना होता है और 10 सेकंड तक हटाना रहता है। इंटरमिटेंटली बर्फ की सेकाई करनी होती है। लगातार इस तरीके से बर्फ नहीं रखना है। मान लीजिए चलिए इधर दांत अगर निकाला हुआ है तो इस जगह पर लगातार बर्फ नहीं रखना है और 5 सेकंड रखना है, 10 सेकंड हटाना है, फिर 5 सेकंड रखना है, 10 सेकंड हटाना है।
इस तरीके से 10 से 15 मिनट 20 मिनट के लिए सेकाई करना चाहिए। इसका महत्व ये होता है कि इस बर्फ की सेकाई से एक्सट्रैक्शन के बाद जो स्वेलिंग आता है वो नहीं आ पाता, जो सूजन आती है वो नहीं आ पाता। हालांकि नॉर्मल एक्सट्रैक्शन में स्वेलिंग या सूजन आने के बहुत कम चांसेस होते हैं, और यदि सर्जिकल एक्सट्रैक्शन किया गया हो तभी जाके इस बर्फ की सेकाई का महत्व बढ़ जाता है। तो सर्जिकल एक्सट्रैक्शन के इमीडिएट बाद आपको बर्फ की सेकाई करने के लिए बोला जाता है। तो पहले घंटे 2 घंटे में बर्फ की सेकाई का महत्व होता है, इसके बाद कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता। तीसरा पॉइंट, 45 मिनट या 1 घंटे तक रुई को दबाए रखने के बाद उस रुई को आराम से उंगली से निकाल करके फेंकना होता है। थूकना नहीं है, इस बात का ध्यान रहे। उंगली से निकाल करके आराम से फेंक देना होता है। और डेंटिस्ट आपको कोई ठंडी चीज खाने के लिए बोलता है, ठंडी जैसे आइसक्रीम या दही, इस तरीके की चीज खानी है। कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, ये ध्यान रहे। केवल आइसक्रीम या दही, आइसक्रीम ठंडी ठंडी खानी है। और आइसक्रीम जो होगा वो चूसने वाली आइसक्रीम नहीं खानी है, वो कप वाली आइसक्रीम खानी होती है। आइसक्रीम जो आपको लेना होता है वो कप वाली आइसक्रीम लेना होता है। और आइसक्रीम खाने के लिए इसलिए बोला जाता है ताकि जिस जगह दांत उखाड़ा गया है उस लोकल जगह पर ठंडा लग सके और ब्लड क्लॉट अच्छा बने और सूजन को भी रोकने में मदद कर सके। आइसक्रीम खाने के बाद आपको जो दवाइयाँ डेंटिस्ट लिख कर दिया रहता है वो दवाइयाँ खा लेनी चाहिए, क्योंकि एनेस्थीसिया का असर 2.5 से 3 घंटे तक रहता है। इसके बाद उसका असर समाप्त हो जाता है। तो इससे पहले कि एनेस्थीसिया का असर खत्म हो और आपको दर्द का एहसास हो, उससे पहले जो है आपको दवाइयाँ खा लेनी चाहिए। एटलीस्ट दर्द वाली दवाई तो खा ही लेनी चाहिए, क्योंकि दवा का भी असर करने में 15 से 20 मिनट आधा घंटा समय लगता है। तो जब तक एनेस्थीसिया का असर समाप्त होता है तब तक दवा का असर शुरू हो जाना चाहिए। 24 घंटे तक, पहले 24 घंटे कुछ भी गर्म, कड़ी या चबाकर खाने वाली चीजें नहीं खानी चाहिए। 24 घंटे तक जो भी खाना होता है वो नरम, पतला, मुलायम, ठंडा, जैसे दाल, दलिया, खिचड़ी, चावल, दूध, जूस, सत्तू, दही चूड़ा, हलवा, खीर, इस तरह की चीजें खानी होती है। और सब कुछ ठंडा होना चाहिए। ठंडी चीज़ों में आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स अवॉइड करना चाहिए। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए जिसमें सोडा हो। और जूस भी जो आपको पीना है वो फ्रेश जूस होना चाहिए, पैक्ड जूस बिल्कुल ना लें। जूस पीने के लिए स्ट्रॉ या पाइप का इस्तेमाल नहीं करना है, डायरेक्टली ग्लास को मुंह से लगा करके पीना है। स्ट्रॉ से जूस पीने से या चूसने से अंदर नेगेटिव सक्शन बनता है, जिसके कारण आपका जो क्लॉट बना हुआ होता है सॉकेट में वो डिसलॉज होने का चांसेस रहता है। 24 घंटे के बाद आप कुछ भी गर्म खा सकते हैं, लेकिन फिर से कंसिस्टेंसी वही रहेगी, नरम, पतला, मुलायम। हल्की गर्म चीजें आप खा सकते हैं। जो सबसे जरूरी बात है वो है 24 घंटे के बाद नमक पानी का कुल्ला शुरू हो जाता है। 1 गिलास गुनगुना पानी में आपको ½ टीस्पून नमक डाल करके उससे कुल्ला करना होता है। कुल्ला किस तरीके से करना है? जोर जोर से कुल्ला नहीं करना है, बस एक सिप ले करके जिधर आपका दांत, जिस साइड का आपका दांत निकाला गया होता है उस तरफ बस होल्ड करके रखना होता है। मान लीजिए इस तरफ का दांत निकाला गया है तो इस तरफ आपको इस तरीके से होल्ड करके रखना होगा। फिर उसे थूकना है, फिर एक सिप लेना है, फिर होल्ड करके रखना है इस तरीके से। इस तरीके से आप दिन भर में 24 घंटे में कम से कम 5 से 7 गिलास कुल्ला कर लेना चाहिए। 8 गिलास कुल्ला करते हैं, 10 गिलास कुल्ला करते हैं, जितना ज्यादा कुल्ला करते हैं वो आपके लिए अच्छा है। उतनी ही फास्ट हीलिंग होती है, उतनी ही तेजी से घाव भरता है। बट मिनिमम 5 से 7 गिलास कुल्ला आपको
पहले 3 दिन तो करने ही चाहिए। उसके बाद जो है कि आप जैसे जैसे हीलिंग होती जाए आप डे बाय डे जो है फ्रीक्वेंसी घटा दिए। दांत निकलवाने के बाद जिस तरफ का दांत निकाला गया हो उस करवट नहीं सोना चाहिए। आप सीधा सोएं या दूसरी तरफ करवट लेकर के सोएं। अच्छा होगा कि आप सीधा सोएं। जिस तरफ दांत निकाला गया है उस तरफ का करवट आपको इसलिए नहीं लेने के लिए बोला जाता है क्योंकि उस तरफ करवट सोने से सुबह आप देखेंगे तो उस तरफ स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। इसलिए जिस तरफ दांत निकाला जाता है उस तरफ आपको करवट लेने के लिए मना किया जाता है। बहुत से मरीज ये पूछते हैं कि सुबह ब्रश करना है कि नहीं करना है। तो बेशक ब्रश करना चाहिए। ओरल हाइजीन मेंटेनेंस तो सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो ओरल हाइजीन मेंटेन करना है, ब्रश करना है। बस थोड़ा सा जिस तरफ का दांत उखाड़ा गया है उस तरफ थोड़ा बचा करके ब्रश करना होता है। हल्के हाथों से करें या हो सके तो उंगलियों से उस जगह की सफाई करें, उसके इर्द गिर्द उंगलियों से सफाई करें। वहां उस जख्म पर चोट नहीं लगना चाहिए। हल्के हाथों से ब्रश करें, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ मरीज तो ये भी पूछते हैं कि दांत निकलवाने के बाद नहा सकते हैं या नहीं। तो भैया नहाने का और दांत निकालने का आपस में कोई संबंध नहीं है। आपको डेली स्नान करना चाहिए। पर्सनल हाइजीन मेंटेनेंस तो बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आपको तो दूसरी बीमारियां जकड़ लेंगी। दांत निकलवाने के 3 दिन बाद या 5 दिन बाद जब भी डेंटिस्ट आपको रिव्यू के लिए या फॉलोअप के लिए बुलाता है आप अवश्य जाएं और अपने घाव को दिखाएं। बताए गए सारे निर्देशों का आप पालन करें और दवा डॉक्टर के बताए गए निर्देशों के अनुसार ही खाएं। और एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि अगल बगल के लोगों की बात ना सुने, आस पड़ोस के लोगों की बात ना सुने। कोई बोल दे गर्म पानी से सिकाई कर लो, कोई बोल दे कपड़ा गर्म करके सिकाई कर लो बाहर से। इस तरीके की कोई भी चीज नहीं करनी है। बस डेंटिस्ट आपको जो भी निर्देश देता है उसे पालन करना है और उसके निर्देशानुसार दवा खाना है और बाकी कोई भी चीज नहीं करनी है। किसी का भी बात नहीं सुनना है। आस पड़ोस में बहुत लोग बताने वाले होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के ऑल बटन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।